क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? लोकसभा चुनाव चल रहा है इस वक्त और मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर इस वक्त मौजूद हूं और हमारे बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद है। मैं उनसे बात कर लेता हूं कि किस तरीके से क्या देख रहे हैं इस वक्त चुनाव को। शुभ नाम क्या है आपका? विजय बहादुर वर्मा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड। जी वर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूं, इस वक्त तो लोकसभा मैनपुरी चल रहा है चुनाव, तो किस नजरिए से देख रहे हैं इस वक्त चुनाव को? देखिए, सर्वप्रथम मैं नेताजी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैनपुरी में की जनता जो आवाम है वो संविधान बचाने को लेकर जो है वोट करने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने इस देश के अंदर 400 पार करने की बात कही और कहा कि भाई संविधान हमको बदलना है। तो आज की जो सबसे महत्वपूर्ण स्लोगन है वो यही है कि देश में संविधान बचाया जा सके। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान अगर नहीं रहेगा तो यहाँ की जो आम आवाम है, जो गरीब है, उसके अधिकार छिनते हुए दिखाई पड़ेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी, उनका सम्मान खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ये आप कैसे मानते हैं कि संविधान को बदलने के लिए ये लोग लगे हुए? आपको ये मालूम हुआ होगा या आप जानते होंगे, बीजेपी के लोगों ने ही बार बार ये कोड करते हैं, इनके नेता कहते हैं कि भाई हमको इस संविधान को बदलना है। प्रधानमंत्री खुद सदन के अंदर कहे कि हमको जो है पिछड़ों और दलितों की रिजर्वेशन से एलर्जी होती है, हम रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। और यही नहीं, अभी अयोध्या में आपने सुना होगा कि लल्लू सिंह आरएसएस और अपने लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि भाई 272 सीटें अगर आती हैं तो उससे सरकार बन सकती है, लेकिन अगर संविधान बदलना है या नया संविधान लागू करना है तो उससे ज़्यादा 2/3 बहुमत की सरकार बनानी होगी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कर्नाटका के पूर्व मंत्री रहे अनंत हेगड़े ने, कर्ना रावत ने, ये सारे लोग बीजेपी के ही लोगों ने हमेशा इस संविधान को बदलने की बात करते रहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो इनकी विचारधारा है, जो ये चाहते हैं कि समता और समानता और बंधुत्व की बात जो बाबा साहब ने दी है संविधान के अंदर, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। संविधान के प्रेम्बल में बाबा साहब ये जानते थे कि देश की आज़ादी के बाद जब उन्होंने संविधान का निर्माण शुरू किया तो उनको इस बात का आभास था कि भारत के अंदर कभी भी ये कम्युनल ताकतें आ सकती हैं, ये जो धार्मिक कट्टरता है ये कहीं न कहीं बढ़ सकती है। इसीलिए उन्होंने प्रेम्बल में लिखा कि इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, इसके इतर दूसरा कोई नाम भारत का नहीं हो सकता है। और उन्होंने कहा इस देश में हर रहने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे। समता, समानता, बंधुत्व की बात की उन्होंने, समान अवसर मुहैया कराने की बात कही, हर बच्चों के हाथ में कलम देने की बात कही और हर नौजवानों के हाथ में रोजगार देने का बात कही है। और इस चीज़ों से कहीं न कहीं जो धार्मिक मूवमेंट के लोग हैं, जो ये चाहते हैं इस देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान न चले और पुरानी व्यवस्था बहाल करना चाहते हैं, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा इस जो व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उसलिए उन्होंने हर बार संविधान को बदलने की बात करते हैं। और आपको इस बात का आभास होगा कि विपक्ष के जितने भी नेता रहे हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे वो जो कांग्रेस के रहे हों, चाहे अदर छोटे छोटे दलों के लोगों ने हमेशा संविधान को बचाने की बात कही, कभी उन्होंने संविधान को खात्मे की बात नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि जो संविधान है उस संविधान के द्वारा ही उनके अधिकार सुरक्षित हैं। इस बार जो मोदी सरकार ने ये ऐलान किया है कि 400 पार, क्या 400 पार संभव है? अब आप जान लीजिए कि पूरे देश के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि अभी आपने तत्कालिक बात आप सामने आई है, कोर्ट के माध्यम से ये चीज़ें आई हैं कि कोरोना काल में वैक्सीनेशन कराने के लिए जिस कंपनी को इन्होंने राइटिफिकेशन दिया था उससे हजारों करोड़ रुपए चंदा लिया गया और वो जो वैक्सीन लगाई गई वो कहीं न कहीं आज लोगों के जीवन के लिए घातक बनती जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये जो है ये कोर्ट में जिस वैक्सीन ने बनाया, जिसने ठेका लिया था, उसने स्वीकार किया, उसने कबूल की है कि भाई वैक्सीन ऑथेंटिक नहीं रही है। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय नेता ने उस समय कहा भी था कि भाई जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये गलत तरीके से कराया जा रहा है। अगर बीजेपी के लोग, पहले प्राइम मिनिस्टर जो है उस वैक्सीन को लगवाएं तो हम लोग भी लगवाने के लिए तैयार हैं। तब उस समय लोगों ने बड़ा माखौल उड़ाया था और बीजेपी के लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू किया। लेकिन आज हकीकत आ गई और ये बात साबित हो गई कि कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय कहीं ना कहीं उस पायदान पे सही साबित हुए हैं। 400 पार का क्या मुद्दा है? 400 पार का देखिए, ये हमेशा कहीं न कहीं इनके झूठ बोलने की, इनको जो है लफाजी करने की आदत है। तो 400 तो हमको तो ये लगता है कि इनकी जो गिनती ही शुरू होगी वो 400 पार के बाद ही गिनती होगी। 400 के पहले जो है ये इंडिया गठबंधन की बन जाएगी और अब इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनने जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विभिन्न चैनलों के लोग भी इस बात को ही आगाज कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं। इस बार मैनपुरी में जो 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के एक यादव प्रत्याशी है, तो क्या उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैंने मैनपुरी में घूमा है और खास तौर पे उपचुनाव में जो मैंने देखा था कि दलित वोट बहुतायत संख्या में हमारे नेता को वोट किया था। और इस बार भी लोगों को इस बात का भान है कि इस बार देश का संविधान बचाना है, इसलिए बड़ी संख्या में ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के लोग, इवन कि जो अमन पसंद लोग हैं, वो अगड़े समाज के भी लोग हमारे नेता को वोट कर रहे हैं। बहुतायत संख्या में लोग कर रहे हैं और उससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि हम जो पुराना रिकॉर्ड नेताजी का था उसे हम तोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस बार जो मैनपुरी लोकसभा में मायावती जी का भी भ्रमण हुआ है, उनकी भी जनसभा हुई है और योगी जी ने भी जो है एक यहाँ पर रोड शो किया था, इसका प्रभाव पड़ेगा? अभी आपने देखा कि योगी जी का कल ही रोड शो था, तो रोड शो में उनके बुलडोजर दिखाई पड़े थे, आम जनता नहीं दिखाई पड़े थे। इससे आपको आभास हो सकता है कि परिस्थितियां क्या है। बहन जी का जहां तक सवाल है, तो बहन जी देखिए, बहन जी भी समझ रही है और इस देश की आवाम भी समझ रही है कि इस बार देश के संविधान को बचाने का सवाल है। इसलिए हमारा जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या अमन पसंद जो अगड़ा समाज है, ये सारे लोग बीजेपी के एंटी पोलराइजेशन करने जा रहे हैं। बहन जी का कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ना? बहन जी का जो सवाल है, मैंने कहा ना कि यहाँ संविधान बचाने का इशू है और संविधान के बचाने के इशू पे सारे लोग समाजवादी को वोट करने जा रहे हैं। ये तो बड़ी आश्चर्य बात कर रहे हो। ये तो एक अलग ही प्रश्न हो गया कि क्या प्रत्याशी आपके हित में बात करेंगे? नहीं, बीएसपी प्रत्याशी हित में बात मैं नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि आम आवाम, क्योंकि वोट तो आम जनता देती है ना, नेता उनको कन्विंस करता है जी। लेकिन जो बड़े फलक पे चीजें दिख रही, ये खास कर मैनपुरी का ही सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। अब आप जो है दक्षिण में भी उठा के देखेंगे तो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ कि भाई बाबा साहब जिसने संविधान दिया हो और इन लोगों को इतना संविधान से एलर्जी क्यों हो। ये लोग तो मजबूरी में बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और बाबा साहब का नाम लेते हुए उनके किए हुए कामों का ये विरोध कर रहे हैं। एक सवाल आप जानते हैं, बाबा साहब ने इस बात को भी कहा जाना था, उन्होंने एक बात कहा था कि मैं पैदा हुआ था तो पैदा हुआ, मैं किसी धर्म में पैदा हुआ तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा वैसे धर्म में मरूंगा, नहीं मरूंगा जहां जात और संप्रदाय पे, जात ऊंची नीच के आधार पे भेदभाव किया जाता हो, जहां जातियों के नाम पे जो है सम्मान मिलता हो। तो बाबा साहब को अगर बीजेपी मानती है तो आज बीजेपी समता, समानता और बंधुत्व की बात करती है। इस देश की तरक्की तभी हो सकती है जब गंगा जमुनी तहजीब दिखाई पड़े। बीजेपी के लोगों ने आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोग बाबर की बात करते हैं लेकिन बहादुर शाह जफर की बात नहीं करते। बहादुर शाह जफर ने 1857 में प्रथम मादरी वतन की जंग में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लोग आगे बढ़ रहे थे और बहादुर शाह जफर को ले जाकर बर्मा के मांडल जेल में बंद कर दिया गया और उनके सामने
अंग्रेज सिपा सालार ने उनके बेटों का सर कलम करके सामने तस्तरी में परोसा और इस बात को कहा बहादुर शाह जफर से कि बहादुर शाह जफर, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ये जफर ठंडी हुई है तेग हिंदुस्तान की। उसने कहा कि बहादुर शाह जफर, अब तुम्हारे हिंदुस्तानियों में दम नहीं रह गया है, तुम अपनी जान की भीख मांगो, तुम्हारे हिंदुस्तानियों की तलवार में धार नहीं रह गई है। तो 90 साल का बुढ़ा तड़प उठता और कहता है कि गाजियों में वो रहेगी जब तलक ईमान की, और तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और एक कारनामा 19 साल का नौजवान उधम सिंह ने लंदन की पार्लियामेंट में जो है लाल डायर के ऊपर गोली चलाकर इस बात को साबित कर दिया था। और बहादुर शाह जफर जब मरने लगे, कितनी वेदना था, कितना दर्द था। तो उन्होंने कहा कि बड़ा बदनसीब है जफर, बड़ा बदनसीब है जफर, दफन के लिए एक गज जमी भी न मिली कुएं यार में। आज मैं मर रहा हूँ और इतना मैं बदनसीब हूँ कि मेरे दफनाने के लिए एक गज की जमीन मैं हिंदुस्तान में नहीं पा रहा। कितना अफसोस था। और इस देश को बनाया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने मिलकर बनाया। अब आज इस देश, यह देश भारत दिखाई पड़ रहा है, अगर डेवलप दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे सारे लोगों के हाथों का योगदान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोगों ने इस विकास में अपने हाथ को लगाया हुआ है। अच्छा, इस सुन लीजिए, और मैं ये नहीं कह रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जो भाजपा के मानने वाले लोग थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम लोगों ने, हमारे ऐसे लोगों ने जो भारत के बहुत संख्यक लोगों को मूल धारा से विरक्त कर रखा था। प्लासी का युद्ध हो रहा था और प्लासी की युद्ध में जितने लोग युद्ध में लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशबीन खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। उनको लड़ाई से बाहर कर दिया गया था और लोग इस बात का निर्णय के लिए खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे कि जो है कि देश किस करवट में बैठेगा। अगर उस समय तमाशबीन लोगों ने एक एक पत्थर मारा होता तो अंग्रेज शायद यहाँ न स्थापित हुआ होता और भारत की तकदीर और तस्वीर दूसरी होती हुई दिखाई पड़ती। तो इस बात को हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, इस बात को ज्योतिबा फुले जी ने कहा, इस बात को जो है महात्मा बुद्ध ने हजारों साल पहले कही थी। तो इस बार जो है आपके सामने ठाकुर जयवीर सिंह जी हैं। जी। तो ये किस तरीके से चुनाव आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि जीत का दावा है, 3 लाख पार है हमारा। अब आपने देखा होगा, मैंने तो क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो ये लोग कह रहे थे कि मेरे पास पन्ना प्रमुख है, तो हमको तो लगता है पन्ना प्रमुख छोड़ के भाग गया पन्ना। आज जयवीर सिंह के लोग क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ रहे, भाजपा के लोग, क्योंकि जो ये कम्युनल ताकतें हैं, आम आवाम इनकी भाषा को समझ गई है। इन्होंने जो लोगों को गुमराह करके वोट लेने की कोशिश किया। 10 साल का इतिहास है और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 वर्ष का इतिहास है कि इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय दुगनी तो नहीं हुई, आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन वो क्या नाम है, बट्टे खाते में चला गया किसान। इन्होंने कहा था कि नौजवानों को रोजगार देंगे, जितने भी पेपर चलाते हैं सब लीक हो जाता है। और खास तौर पे जो 27% रिजर्वेशन और 23% रिजर्वेशन गरीबों को लिए दिया गया था, पिछड़े और दलितों को, उसको भी इन्होंने फुलफिल नहीं किया है। अभी 69,000 वैकेंसी अध्यापकों की थी पिछली बार, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदित्य योगीनाथ जी ने स्वीकार किया कि 6,800 वैकेंसी गलत तरीके से भरी गई है। तो जनता नहीं समझेगी क्या? पिछड़ा दलित इस बात को नहीं समझेगा क्या? अल्पसंख्यक इस बात को नहीं समझेगा क्या कि चुनाव के दौर में आप लालीपाप दे रहे हो, झूठे झूठे वादे करो। आज आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर इनके पास लड़ने का इशू एजेंडा नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री कितने नीच हरकत पे आ गया, कहता है कि इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बचाने का सवाल है। मंगलसूत्र कहाँ गया? जो आदमी अपनी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं बता पाया, जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, जो आदमी भगोड़ा हो, वो इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बताने की बात करता है। कितनी अफसोसजनक बात है। तो ये आप समझने की बात है। जो आप कह रहे हैं जयवीर सिंह यहाँ कहीं टिकते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और चुनाव
मैंने कहा आपसे कि हम नेताजी का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ने की लाइन में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो जयवीर सिंह प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि मैनपुरी में जितना विकास किया है मेरे द्वारा किया गया है, समाजवादी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। आप बताइए, जयवीर सिंह ने कितने बार यहाँ सांसद रहे, कितने बार विधायक रहे, और पूरा देश गवाह है, पूरा प्रदेश गवाह है कि बीजेपी ने अपने किसी एजेंडे को फॉलो किया हो तो आप बता दो। तो जयवीर सिंह का ये नगरी मानी जाती है नेताजी के नाम से। मैनपुरी, एटा, इटावा जो है वो नेताजी के नाम से जानी जाती है। और इस मैनपुरी का अगर विकास किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है, वो नेताजी ने किया है और हमारी भाभी डिम्पल जी ने किया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो विकास की जो गंगा बही है, अब आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप भी जानते होंगे, यहाँ के अगर रहने वाले होंगे, और यहाँ के आवाम भी ये कह रही है कि अगर विकास कोई किसी ने किया है तो माननीय नेताजी ने किया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। और आप जानते भी हैं कि हमारे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, उनके पास विकास का एक खाका है, एक विजन है। 2012 से 17 की सरकार में आप देखेंगे, अगर मेट्रो ट्रेन किसी ने दिया लखनऊ के अंदर तो किसने दिया है? समाजवादियों ने दिया है। आपका आगरा एक्सप्रेस वे किसी ने पहली बार बनाया होगा, देश के अंदर कहीं भी नहीं था एक्सप्रेस वे, अगर किसी ने बनाया, कम समय में बनाया, एक उम्दा व्यवस्था से बनाया, तो किसने दिया? समाजवादियों ने दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। तो विकास का 109, 102, 108 एम्बुलेंस गरीबों के हित में अगर किसी ने दिया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। 100 नंबर पुलिस को दिया चलने के लिए ताकि अपराध कम हो, तो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बने, तो वो किसने दिया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। तो जिसका इतना बड़ा विजन है, ये दुर्भाग्य था कि हम दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए, और उसका कारण था कि ये लोगों ने जो झूठा और फरेब माहौल बनाया, जो हमारे खिलाफ माहौल बनाया। अभी इन्होंने कहा था, जब हमारी सरकार थी तो ये लोग कह रहे थे, बीजेपी के लोग कह रहे थे कि भाई 86 यादवों की भर्ती हुई एसडीएम पोस्ट पे, 86 में 56 यादव हो गया। और आपने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में इस बात को कहा, योगी से चैलेंज दिया कि अगर 86 में 56 दिखा दो, आपके पास रिकॉर्ड है, दिखा दो ना। आज तक योगी ने नहीं दिखा पाया। तो ये भ्रामक जो प्रचार इन्होंने किया, खासतौर पे गरीबों में, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों में जो भ्रामक एक दूसरे को नफरत पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि इनकी राजनीति नफरतप्रद है, ये विकास कहाँ करेंगे? ये इस बार जो है बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जो 3 लाख मतों से जीत हुई थी डिम्पल जी की, वो नेताजी की सिंपैथी में वोट मिला। क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी की सिंपैथी तब भी थी, आज भी है, रहेगी। दूसरी चीज, सिंपैथी के इशूज नहीं है, नेताजी का जो काम था, और आज भी जो कम वक्त में समय मिला माननीय डिम्पल जी को, उस कार्यक्रमों के आधार पर जो है हमें वोट मिल रहा है। और ये गवाह है, मैंने कहा ना कि अब की बार हम पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की लाइन में खड़े हुए हैं। तो जयवीर सिंह क्या कह रहे हैं वो जानते हैं, और उनको भी इस बात का आभास है कि यहाँ चुनाव वो किसी भी हालात में जीतने की हैसियत में नहीं है, जमानत जब्त होती हुई दिखाई पड़ेगी। इस बार डिम्पल जी कितने मतों से जीत हासिल करेंगे? मैंने कहा ना कि नेताजी का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को हम तोड़ने की लाइन में खड़े हैं। अच्छा, अंतिम सवाल है कि किस मुद्दे पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा जो मुद्दा है किसानों की कर्ज माफी का, एक बड़ा इशू जो हमने दिया है, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल में अपने पूंजीपति मित्रों के जो है कर्जे माफ किया है। तो हमारे नेता ने इस बात को सोचा कि हम, क्योंकि गरीबों की बात करते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम आम आवाम की बात करते हैं, इसलिए कहा कि अगर उत्तर देश के अंदर हमारी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, तो हम पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करें। पहला इशू है। दूसरा, इस देश के अंदर जो एक माहौल बना हुआ, जो बीजेपी के लोग इस संविधान, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उस संविधान के बचाने का भी इशू हमारा है।
उस एजेंडे पे हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। और देखा है आपने कि अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मामला आया, इसमें इन लोगों से इन्होंने चंदा लिया है, जिसके ऊपर ये कहते थे कि भाई ये भ्रष्टाचारी है, जिसके उन कंपनियों से लिया है, ब्रीफ की कंपनियों से, कहते थे गाय हमारी माता है, और गाय को कटवाने वालों से पैसा लिया इन्होंने, चंदे के रूप में लिया है। और अभी वो छोड़ दीजिए, मानवता का इन्होंने तब हनन कर दिया, अति कर दिया, जब वैक्सीनेशन में इन्होंने चंदा लिया। अभी तक तो हम लोग मानते थे कि ये कफन चोर लोग हैं, कफन में घूसखोरी इन्होंने किया था जब इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कारगिल युद्ध हो रहा था तो उसमें बड़ा घोटाला किया था। और इन्होंने पूरे देश में एक माहौल बनाया कि भाई बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन आपने देखा है कि जिनको मोदी कह रहे थे, अपने जनसभाओं में मोदी बोल रहे थे कि ये बड़ा हजारों करोड़ का घोटालेबाज है, आज वही इनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो आप क्या समझ सकते हैं? तो चीजें बदल रही हैं, ये बड़ा इशूज है, और इस इशूज पे पूरे देश के अंदर इंडिया गवर्नमेंट आ रही है, इंडिया की सरकार बनने जा रही है, और इस देश के किसानों की खुशहाली बनने जा रही है। हमारे साथ अयोध्या से आए हुए वर्मा जी ने बहुत कुछ बात बताई। अब देखना ये है कि आने वाले समय में 7 तारीख को मतदान होने वाला है, किसके पक्ष में किस तरीके से होगा, ये देखने वाली बात होगी।